अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम। मैं हूं अली सरवर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उस मुलाकात में बहुत सी अहम चीज़ें सामने आई हैं। उसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे ख़ासतौर पर जिन्होंने कहा है कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आइनी तरमीम मंजूर करा लेगी। अब मौलाना साहब आज तक इनकारी हैं और मौलाना साहब के बग़ैर वोट कहाँ से आएंगे? या तो फिर वो जो मखसूस रिश्ते हैं वो मिल जाएँ हुकूमत को, या फिर मौलाना साहब को एन वक्त पर मना लिया जाएगा। और दूसरी खबर ये भी है कि हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और उनके इत्तेहादियों ने जितने लोग उनके जो जो पार्टी अरकान ख़ासतौर पर कौमी और सेनेट के जो मेम्बरान हैं मुल्क से बाहर गए हुए हैं, 10 लोग हैं ऐसे, उनको कहा है कि जी किसी भी तरह 15 अक्टूबर तक पहुंच जाएं। जिससे साफ पता चल गया कि जी ये 15 और 16 अक्टूबर को जो SCO का इजलास है उसके फौरी बाद तरमीम आएंगी। इन 15 तक पहुँचने का कहा है, तो इसका मतलब 15 तक तो आइनी तरमीम नहीं आ रही। हमारे प्रोग्राम में भी इस पर बात हो चुकी है। यहीं से आगाज़ करेंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और भी बातें की हैं जिस पर से हासिल गुफ्तगू होगी। एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया आप शादी कब कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा दिलचस्प है, वो भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गुफ्तगू से हम आगाज़ कर रहे हैं और इस क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इसलिए हमने ख़बर भी शामिल की कि बड़े मुतदल किस्म के सियासतदान हैं और इनकी ख़बरों से आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई नहीं होगा। वरना ज़ाहिर मुहब्बुल वतन आदमी यहाँ इस तरह की मैं पहली ख़बर शामिल PTM वगैरह कर लेता तो यकीनन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता। सर, चेयरमैन साहब ने फरमाया कि जो हुकूमत 25 अक्टूबर से कल आइनी तरमीम मंजूर करा लेगी। आज ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये भी कहा कि जी आइनी तरमीम के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं है, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। ये बात दुरुस्त है। सियासत में जो डर गया वो मर गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ़ जस्टिस कौन होगा, ना ही तरमीम के लिए कोई डेडलाइन है। ताहम 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम मंजूर करा ली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो बहुत पॉजिटिव है इस बात को लेके कि ये तरमीम वो 25 अक्टूबर से पहले करा लेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक 18 तारीख को जो इजलास होगा आपके होगा और उसमें ये तरमीम पेश की जाएंगी और उस वक्त पता लगेगा, या शायद 17 को पता लगे शाम गए, कि ये मसवदा क्या है जिस पे इत्तेफाक हुआ है मौलाना में, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में। और अगर उनका इत्तेफाक हो गया है तो ये तरमीम हो जाएंगी। नहीं, आज इस डेट में प्रोग्राम कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है तो फिर ये तरमीम नहीं हो पाएंगी। बिलावल ने कहा 25 से पहले हो जाएंगी। उनकी कोशिश है हो जाएंगी, लेकिन कोशिश एक बात यह है सर, कि नून लीग की ही जिम्मेदारी है, वही गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये तरमीम को कामयाब कराए। बिलावल किस तरह कह रहे हैं हो जाएगी। बिलावल साहब उसकी कोशिशें कर रहे हैं और वो बहुत पॉजिटिव है। तो हम उनकी बात पे हमारा अपना मेरी जो ज़ाती राय है इसमें, कोई वैसे तो कोई उनकी पार्टी वाला सही बताएगा जो जिम्मेदार हो पार्टी का, कि वो क्या कहते हैं। मुझे तो ये लगता है पॉजिटिव बहुत है, लेकिन इसमें हर्डल्स अभी बहुत है, अनएक्सपेक्टेड, आपका तज्जिया क्या है कि मौलाना साहब के हवाले से पॉजिटिव है, उनको लगता है मान जाएंगे, या 63 एक कलदम होने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का जो रास्ता खुला है इसलिए वो उनको पता है कि जी 8, 10, 15, 20 बंदे लाना, ख़रीदना जो हमारे यहाँ होती है, खुदा न खास्ता ऐसे ही दोबारा ना हो जाए। देखिए, ऐसे तो 8-10 तो क्या बखर में 30 के करीब ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैं, जो दूसरा ग्रुप है ना। मतलब 12 अक्टूबर का फैसला नहीं मान रहे, 12 जुलाई का। अगर उस पराए में देखें कि आप उनको लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट के पैराए में क्यों नहीं देख रहे? तो वो मैं आ रहा हूँ उस पर, तो ये करा लेंगे, मौलाना नहीं भी हो तो करा लेंगे। लेकिन मैंने बोला अनएक्सपेक्टेड, अनइवन, अनसीन हर्डल्स जो कि आएंगी 17-18 तारीख के बाद, उसको जब वो सामने आएंगी तो बिलावल को इदराक नहीं उन चीज़ों का, इतने कॉन्फिडेंट है वो। अब होना चाहिए, जैसे कि हमारे ज़राए के मुताबिक 18 तारीख या 17 तारीख के करीब बैरिस्टर गौहर और कुछ वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाएं इलेक्शन कमीशन पे, कि जिन्होंने आपका कहना ही नहीं माना। और अगर वो उससे पहले अगर वो उस तरफ चले जाते हैं कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो नोटिफिकेशन निकाल दे
तो फिर तो सूरत-हाल नंबर गेम की बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। एक ये सूरत-हाल हो सकती है, एक ये हो सकती है कि मौलाना ही नहीं माने और वो पूरी नहीं कर पाए, ये है। मगर आइडियल कंडीशन ये है कि 18 तारीख को पेश करें और 19-20 तक ये मंजूर करा लें, जो कि इनका हुकूमत का दावा है। मगर मेरे ख्याल में दिल्ली हुनूस दुरुस्त। दिल्ली हुनूस दूरस्त, क्या कहेंगे सर आज की गुफ्तगू? बिलावल का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, कह रहे हैं 25 से पहले आराम से हो जाएगी, मसला नहीं है, कोई होगा। लेकिन मौलाना साहब आज की तारीख तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक वो इनकारी हैं। बहुत शुक्रिया अली आपका। हम जो कल कहते हैं वो कुछ लोग आज फरमान जारी करते हैं। हमने आपसे कहा था कि जुमे का दिन याद रखिएगा, सही है, और हमने कहा था कि इसके बाद वाला जुमा आप याद रखिएगा। आज वही तारीख नवेद भाई दे रहे हैं, वही दे रहे हैं ना, वही तारीख दे रहे हैं। हमने कहा था कि बिलावल ही इसमें आगे चलेंगे, तो नवेद भाई कह रहे थे पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत की अलम बरदार जमात रही है जनाब। सही याद है ना आपको? हमें याद, आपको याद है सर? जरा हम तो ये भी कह रहे थे, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बीच में बोलूंगा तो फिर उनको वो एतराज हो जाएगा। भाई हमने इसलिए तो पहले खुद कर ले कि अपना हम नहीं बोले, डॉक्टर जाकिर नाइक भी सवाल नहीं करने देते, बोलते हैं बीच में। इनका आप भी सवाल बोले। ही गलत है, इनका जवाब नहीं गलत है। वाह 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 वाह। देखिए हमने देखिए तो मैंने आपको ये कहा था कि जो पीपल्स पार्टी जिन शिकों पे इत्तेफाक करती है, खास तौर पे आईनी अदालतों पे, पीपल्स पार्टी के लिए आईनी तरमीम वो है। आईनी अदालत क्यों जरूरी है पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए सर मैं जरा सा पूछ लूं, देखिए आईनी अदालतों के अलावा आईनी अदालत पे क्यों पीपल्स पार्टी इतनी वो कर शदीद रही है? जिसकी मुखालफत करती है वो नून लीग के लिए सबसे अजीज है। सिविल कोर्ट में सिविलियन का फौजी अदालतों में मुकदमा, वो पीपल्स पार्टी उसको मंजूर नहीं करती। तो जब ये सामने आएंगे 18 आईनी अदालत क्यों जरूरी है? आईनी अदालत उनके पीपल्स पार्टी के लिए लिए? इसलिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में है और उनका ये ख्याल है मिसाक जमहूरियत में लिखा था। आईनी फैसले आईनी अदालत से होने चलिए चाहिए, जिसका भी ना आज कि नॉर्मल अदालत इसका भी से। सर आप जवाब दे देते हैं हम आपको। ये जो बात बार बार पीपल्स पार्टी वाले दोहराते हैं कि जी चूँकि मिसाक जमहूरियत मोहतरमा के दौर में लिख दिया गया था, वो सारी बातें हमें याद हैं, और मोहतरमा के बाद जब हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की तो हमें वो भी याद है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मिसाक जमहूरियत के बारे में कहा था कोई कुरान हदीस नहीं होती, इस तरह की चीज़ें। नहीं वो इसके बारे में नहीं इसके कहता। बारे में सर नहीं, नहीं, सर नहीं, सर सर मैं सर आपको बताऊं वो किसके बारे में कहता हूं। सर मिसाक जमहूरियत के शिकें पढ़ लें। देखिए वो आप बिल्कुल आप नहीं मानेंगे। देखिए मैं नहीं, मैं आपको बिल्कुल हकाइक से मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, एक किसके बारे में मुआहदा कहा था? हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी में। सर मिसाक नहीं, जमहूरियत नहीं, में मिसाक की तमाम जमहूरियत पार्टियां तो मौजूद थी। वो तो थी। एक मुआहदा पीपल्स पार्टी किस चीज़ का में हुआ था? जब किस चीज़ का? इफ्तिखार चौधरी वाला मसला हुआ था। इफ्तिखार चौधरी पे तो पीपल्स पार्टी साथ थी। साथ थी, दोनों साथ थे ना। हाँ, तो मुआहदा किस उसके बात का? बाद जब वो उस वक्त एक मुआहदा हुआ था उनमें कि इसके बाद साथ ही ने- इफ्तिखार चौधरी को फौरन जब- हटा दिया जाएगा, जब आप हटा दिया जाएगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये स्टैंड लिया कि इनकी मुद्दत थोड़ी सी रह गई है, उसके बाद वो कर दिया जाएगा, इनकी मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी, दूसरे को लिया देंगे। वो कहते थे अभी हटाओ। आपने कहा था जिस बुनियाद को बुनियाद बना के नून लीग मरी में जाके हुकूमत से अलग हो गई थी, मुआहदा कौन सा था? उनके जो आपस का मुआहदा था कोई मुआहदा उसमें नहीं। उन्होंने कहा था कि वो कोई जो मिसाक बातें हमारी जमहूरियत की आपकी मिसाल है दे वो रहे थे, नहीं इसी है। में उन्होंने कहा था इस तरह के मायदे बाबा आप चेक कर लीजिएगा, हदीस। आप चेक कर लीजिएगा। अरे मंजूरी था। अच्छा भाई देखिए मैं आपसे मैंने जो भी, तो हमें तो वक्त ही नहीं मिलता तो हम क्या अर्ज करें। खैर अच्छा, अब जिस तरह से नवेद भाई ने कहा कि अनसीन चीज़ें आ जाएंगी, तो हम तो कह रहे हैं कि अनसीन चीज़ें आई हुई है, इसीलिए तो एक साहब का एतमाद इतना है कि 25 से पहले सब कुछ हो जाएगा। हमने तो शुरू से कहा कि अनसीन चीज़ें, उनको अपने पर एतमाद है? नहीं अनसीन। अनसीन। देखिए कुछ जो है वो नहीं, कुदरत फिर मैं के- फिर कोट करूं अंसार अब्बासी साहब को, द न्यूज़ वाले, जो कहते हैं कि जी हमने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं 7 या 8 वोट, उससे बहुत ज़्यादा वोट हम करा देंगे, और उन्होंने फिर नाम नहीं लिखा, उन्होंने बस कहा कि वो कराने वाले करा देंगे। देखिए मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी बार बार कहा कि ये जो इस वक्त एम्बिग्यूटी है, जो उलझन है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट, तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट और साथ साथ इलेक्शन कमीशन। ये जो आज़ाद सो कॉल्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं, यही सारे वोट डालेंगे और इनकी में से किसी की कोई भी डी सीट भी नहीं होगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। इस पूरी उलझन को बरकरार रखना इस वक्त सबके लिए फ़ायदेमंद है। आप तो फिर 63A की बात कर रहे हैं, मैं 63A की बात नहीं कर रहा। तो डी सीट क्यों नहीं होंगे फिर? देखिए 63A में तो आपको डी सीट होना है ना। 63A क्या है
कि अगर कोई वोट काउंट हो जाएगा, डी सीट हो जाएंगे, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि डी सीट भी कोई नहीं होगा, तो फिर आप इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उस फैसले को भी नहीं देख रहे। आप 18वीं तरमीम को ही खत्म कर रहे हैं आप। नहीं हाँ। नहीं 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 रोल बैक ना आप करें। मेरी बात समझ नहीं रहे। देखें, डी सीट कब होगा? जब वो पार्लिमानी अपनी अपनी पार्टी के सरबराह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, ठीक है। लेकिन जब उसकी पार्टी नहीं है, पार्टी है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ है फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उस फैसले को अदालत नहीं, वो उस फैसले को इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, उस फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट फैसले नहीं मान को रही। क्या ऐसा हो सकता देखिए- है कोई तस्लीम ना देखिए, करे नहीं इदारा? माना जा रहा ना इस बिल्कुल वक्त। ऐसा हो सकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है पीटीआई को एज अ अरे पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी तो आपको एक्सेप्ट किया 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहा था, और वो यहीं बात- पर नवेद भाई कहते थे 90 दिन में इलेक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और मैं क्या कहता था? मैंने कहा नहीं होगा। सही है। जनाब। आप देखिए मेरी बात को, हकीकत पसंद इंसान को होना चाहिए। हमें फैंटेसी वर्ल्ड से ज़्यादा अपनी इस बात को देखना चाहिए कि रियलिस्टिक वे में इस वक्त क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही है। हकीकत पसंद ये है कि जनाबे वाला इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो तमाम का तमाम मामला इंजीनियर्ड है, हमें मानना चाहिए, और ये इसी फार्मूले के तहत होगा, कोई माने ना माने। अब वो अली अमीन गंडापुर साहब भले फरमाते रहे कि टार्जन वाली कहानियां सुनाते रहे कि मैं इधर से यूं गया, इधर से यूं गया, एक झाड़ी से निकला। हकीकत वही है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आगे चल के ये भी कहा कि ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया कि इमरान खान आज भी सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से बात करना जानते हैं। अगर वो सियासी फ़ैसले करते तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म होते। अब उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं है। सर, ये मुस्तकबिल के हवाले से जो लाइन खींच दी इमरान खान के हवाले से, इसका मतलब बहुत कुछ पता है बिलावल को, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन नहीं है। देखिए ये बात तो हर कोई जानता है कि नहीं, ये बात तो हम आप भी जानते थे जब मियाँ साहब वतन से चले गए थे डील करके कि अब तो शासन ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह ने फिर दोबारा ले आए और फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो ये जो बिलावल आज कह रहे हैं, किस बुनियाद पर? देखिए जो कुछ नजर आ रहा है वही आप वो कह रहे हैं। उनको नहीं लीडर तो लगता- 100 साल आगे देखता है, ये क्या सिर्फ 2-4 दिन की बात कर रहे देखिए हैं? अभी भी आप लोग कहते थे कि नवाज शरीफ आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। हम कहते थे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, लेकिन अब सियासत तकरीबन उनकी खत्म ही हो चुकी है। नवाज शरीफ की सियासत को अगर आप सियासत कह रहे हैं, मैं तो उसको नहीं मानता इस वक्त सियासतदान। किसी चीज़ किसी उसमें नहीं है। फॉर्मली जो है वो सेरेमोनली वो आगे बैठ जाते हैं एज वो सदर, और वो तो बाहर जाने के लिए बेताब है, वो उनको जाने नहीं दे रहे, इसलिए वो नहीं जा रहे। उन्हें आज के जाते हो कल चले जाए। कौन नहीं जाने दे रहा? उनकी सियासत खत्म, उनकी पार्टी वाले। तो ये बड़ी खबर है ये जी, कि उनकी पार्टी वाले मना कर कह रहे रहे सर हैं। नहीं कौन सी जाए, पार्टी वो उनकी? आईनी वो हो जाएगी, नून लीग मना कर रही है। जी उनके नाम की पार्टी नून लीग, नवाज शरीफ लीग। अच्छा बहरहाल देखिए, सीरियस बात यह है कि जो तरह इमरान खान पे जिस तरह के इल्ज़ामात हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, पीटीआई तो शायद इक़्तिदार में कभी आ जाए, इमरान खान बहसियत वज़ीर-ए-आज़म दोबारा इक़्तिदार में आते नज़र नहीं आते। इक़्तिदार की फिर बात वही नहीं, बात है, उनका कोई उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं है। वही रोशन का मतलब ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र नहीं आते। अच्छा, और फिर भी वही बात है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत में कोई बात हतमी नहीं है। अनसीन चीज़ें हो सकती हैं, हो सकते हैं 5 साल बाद कुछ इस तरह के हालात हो जाए कि वो बन जाए, लेकिन नज़र नहीं आते, मुझे खुद भी नज़र नहीं आते। क्या कहेंगे इन्हें दूसरे? वो ये अगर वो सियासी फैसले करते तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म होते, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2022 में अगर वो सियासी फैसले करना शुरू कर देते तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म वही होते। देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जब ज़ोर से कहीं बात कहलवानी होती है ना, तो वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में आ जाते और इमरान खान की और तमाम चीज़ें मुदल्लल गुफ्तगू करना किसी से शुरू कोई कर बात देते। मनवानी हो कह रहे हैं आप? किसी तक कोई बात पहुंचानी हो। अच्छा, किसी से। और जब वो बात खुद पहुंच रही हो तो फिर वो उस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुखालिफ। चल रहे होते हैं, मुखालफत में चल रहे होते हैं। तो दर हकीकत ये तो पैटर्न है ना इनका, वो कभी यूं चलते हैं, कभी यूं चलते हैं, कभी यूं चलते हैं। कभी कह देते हैं कि जनाब आए हमारे साथ हुकूमत बनाइए, फिर कहते हैं कि नहीं अब इनका मुस्तकबिल नहीं है। दरअसल एक सियासी बयान है और किसी को खुश करने के लिए बयान है, तो ठीक है उनका। अच्छा जी, एक और सहाफ़ी ने जब सवाल पूछा उनसे शादी से मुतल्लिक़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क्यों 36 साल के हो गए और शादी अक्सर बेशतर सवालात होते हैं, ख़बरें भी होती हैं कि जी शादी होने वाली है, दुबई में शादी हो रही है, कोई कहता है लंदन में शादी हो रही है, कोई कहता है पाकिस्तान में होने वाली है शादी। आज भी उनसे शादी का सवाल पूछा गया और कहा कि जनाब आप बताइए आप शादी कब कर रहे हैं? तो बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी। जब सियासतदान को कोई बात टालनी होती है, वो इसी किस्म का सवाल का जवाब दे देता है। उन समेत बहुत सारे पाकिस्तानी, हम समेत बहुत सारे पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि उनकी शादी हो,
क्या पता वो चाहते हो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर भी कोई शादी हाँ, हो ये भी हो पाकिस्तान सकता में, है, ये भी हो सकता एक नई रवायत डले। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर अंदर शादी इनकी। मोहतरमा की शादी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुई थी? मोहतरम की शादी जब हुई थी तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। नहीं थी, एक्शन उसके बाद हुए? जी, इलेक्शन के बाद में तो अच्छा, बिलावल साहब 87 में हुई थी, मैं उसमें मौजूद था उस वक्त। जी, वो 88 में इलेक्शन हुए। तो आपको सर क्या कहते हैं, मेरी शादी मेरी मर्जी, बिलावल साहब ने टाल दिया इस बात को, या लगता है आपको कि कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि अमेरिका भी जाना आना काफ़ी है उनका। ये तो निकाह भी करा चुके थे। मैं अपनी बात पर निकाह कायम भी हूँ, करा मैं चुके अपनी थे। बात पर कायम हूँ, निकाह हो गया। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं जो आना जाना है, आनिया जानिया जो है, मैं उससे बिल्कुल 100% अपनी बात पर कायम हूँ। और मैं अपनी खबर का कभी भी ऐसी खबर नहीं देता जो बाउंस हो। मतलब आपकी खबर ठीक क्या है है कि भुट्टो जरदारी साहब का निकाह हो मैंने चुका है, ये आप नहीं ये कह कहा, रहे हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा, तो फिर क्या दोहरा दीजिए। मैं क्या कहना चाह कह रहे रहा हूँ कि कुछ ऐसे मामलात हैं निजी जिनकी वजह से उन्हें आना जाना पड़ता है, सही, और इन्हीं निजी मामलात का ताल्लुक उनकी शादी की खबरों के साथ भी है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आपके पास इतला है इस तरह की? मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है कि जो ये जुबानी तौर पे कह रहे हैं कि उनकी मंगनी हो गई है, जैसे मैंने कुछ नहीं कहा है, या मैंने तो आपको उनकी सिर्फ कोई बताया ऐसा है जिससे वो मिलने जाने मैंने- आते हैं। वो बिलावल भुट्टो है, उनकी हर दिन हर घंटे पर मीडिया की नजर होती हाँ, है। जाहिर, ये कोई अनीस मंसूरी नहीं है कि सर, अभी सर, इधर सर, है, अभी आप- उधर आप है, भी या यही अली हैं, नहीं आप है भी यही हैं, कि हम भी 3-3 यही 4-4 हैं। घंटे गायब हो जाए तो आपने पता नहीं लगता। 1 साल का वक्त दिया है, सही है, देख लीजिएगा। हम आपको कह रहे हैं उससे पहले खबर आएगी। अल्लाह करे। जाहिर बड़े आदमी जी खबरों में जीनत बने रहते हैं। नौजवान चेयरमैन हैं एक बड़ी सियासी जमात के, मौरूसी सियासी जमात के, और जाहिर है सियासत में हैरान हूँ। 70-80 साल के सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 50-50 साल दे दिए, हाथ बांधे उनके सामने खड़े हैं और वो सियासत बिलावल से सीख रहे हैं। बहरहाल जी, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी आइनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है। ये मरकज़ी रहनुमा है फजल रहमान साहब की पार्टी के, और ये बात कर रहे हैं कि जी हमें जो मसौदा दिया गया था उसके मुताबिक बात कर रहे हैं ये कि आइनी अदालत के चीफ जस्टिस फ़र्द वाहिद यानी वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबदीद पर लगाया जाएगा अगर आइनी अदालत बन जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आइनी अदालत को वो तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं। वकला तंजीमें अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने के लिए निकलें, वरना फिर आइनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालतें कायम होने जा रही हैं। जी, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस है JUI को, और इसलिए मैंने कहा कि आई हैव डाउट कि मौलाना इसमें ऑन बोर्ड होंगे। 2-4-5 शिकों पे तो हो सकते हैं, लेकिन 58 या 52 शिकें जो आ रही हैं कम होने के बाद भी, उसमें मौलाना साहब ऑन बोर्ड नहीं होंगे। और अगर खाली उन्होंने अगर उसमें उनकी मुखालफत नहीं की, खाली वॉकआउट ही कर गए, तो ये मुश्किल हो जाएगी इनको तरमीम कराने के लिए। तो इस तरीके की तरमीम जो होती है उसको एक सरासर बहस होती है, कई माह पे मुहित कमेटियाँ बनती हैं, उसके बाद कमेटी का इजलास होता है, फिर कमेटी अपनी पार्लियामानी लीडर्स के साथ बैठती है, उसके बाद कंसेंसस जाके कहीं होता है, फिर तरमीम होती है। ये इस तरह 8-10 दिन में, ये 25 अक्टूबर तक ये कराने में जल्दबाजी में मुझे नहीं लगता कि, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मगर भाई कहते हैं लेकिन ये हो जाएगी, मुझे डाउट है कि ये होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये बात हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। ज़ुबैर साहब जो फरमा रहे हैं नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक अगर आइनी तरमीम पेश की जाती है तो उस पर भी काफ़ी दिन तक बहस होती है, दोनों तरफ से दलाइल दिए जाते हैं। और 56-57 अगर आइनी तरमीम आप लेकर आ रहे हैं और वो आप कहें कि जी 2 दिन में या 3 दिन में उस पर बहस भी हो जाए, सब बात भी कर लेंगे, मशावरत भी हो जाएगी, बज़ाहिर तो ज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। लेकिन माजी में इस तरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। खान साहब के दौर हुकूमत में भी ज़ाहिर है हमने देखा कि दिन में 40 तरमीम मंजूर करा ली गई। अनीस मंजूर साहब क्या कहेंगे? हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने तो साफ कह दिया कि जी हम इसके हक़ में नहीं हैं, और जो कुछ ये करने जा रहे हैं उसका उन्होंने खाका भी पेश कर दिया कि इस तरह की आइनी अदालत कठपुतली टाइप की लाना चाह रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म चुना करेगा। सियासी ज़ाहिर चीफ जस्टिस आएगा अगर वज़ीर-ए-आज़म चुनेंगे। देखिए, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है हाफिज़ हमदुल्ला से, तो जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला जो भी है वो बेसिकली हाफिज़ हमदुल्ला तो बाद में फॉलोवर हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरीके से इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं अपने मामलात के लिए, पहले उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अब वो ज़रूरत उस हद तक बाकी नहीं रही कि जिसे समझा जाए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक अपोजिशन लीडर है, और ज़ाहिर अपोजिशन इसी तरह की गुफ्तगू करती है। आपको याद होगा कि बीबी साहिबा भी कैंगरू कोर्ट्स कहा करती थी एक ज़माने में, ये वर्ड उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो ये अदालतें, ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ना मेरे भाई, ये सारा पॉलिटिकल बारगेन के लिए है। और इस वक्त हुकूमत बहुत सुकून से बैठी हुई है और वो ये समझती है
कि जिन्हें ये काम करना है वो अपना काम पूरा कर लेंगे। अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर है पाकिस्तान में, बड़ी अहम एक डेवलपमेंट कह लीजिए, इस पर हमारे यहाँ भी गुफ्तगू होती रही है, लेकिन आज चूँकि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने इस पर गुफ्तगू फरमाई है और बहुत अहम ये डेवलपमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, मैं चाहता हूँ इस पर ज़रूर गौर से सुन लिए आप। IMF की शराइत के मुताबिक ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने के मामले पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जो बयान सामने आया है वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि जी सूबों में ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी और टैक्स वसूली 1 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। जो बार बार हम बात करते हैं कि ज़राअत पर टैक्स नहीं है, ज़राअत पर टैक्स नेट में लाएँ, तो अब कानून साजी होने जा रही है जनवरी 2025 में और जुलाई से टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। इस हवाले से टाइमलाइन पर अमल किया जाएगा, वज़ीर ख़जाना ने ये भी कहा है। और साथ में ये भी कहा कि जनाब चीनी IPPs के साथ कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग के हवाले से बातचीत जारी है, इस हवाले से माहिदे पर दस्तखत करके बात आगे बढ़ाई जाएगी। सर क्या कहेंगे, ज़राई हवाले से भी अब टैक्सों का निफास बिलाखिर आ ही गया और ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली 1 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है। हाँ, ये बातें IMF की उसके साथ ही हो गई थी कि 5% की आवाज़ है कि 5% जो है ना इनकम पे, जो किसानों को कोई इनकम होगी जो, तो उस पर ये टैक्स लगाया जाएगा। और जो ख़ासतौर से एक्सपोर्टर्स हैं जो सारी चीज़ों की, लाइक शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गंदम को एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं है, तो जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं उस पर भी टैक्स दिया जाएगा। लेकिन जो किसान अपनी खाली ज़रूरत के लिए उगाता है और उससे वो खुद और उसके जो रिश्तेदार हैं वो खा पाते हैं, जैसे 2-2, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 एकड़, ये उन पे लागू नहीं होगा। इनकी 50-50, 100-100, 200 एकड़ बड़े ज़िम्मेदार जो हैं, बड़े ज़िम्मेदार पे उस पर 5% लगेगा। और कितना बड़ा फ़ायदा मज़ा आएगा, होगा? लगना चाहिए, सर लगना मुल्क चाहिए। को कितना फ़ायदा होगा इससे? ये देखिए, ये कोई इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, जहाँ तक मुझे ख्याल है, ये इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। ज़राअत से किसी भी मुल्क की टैक्स कलेक्शन के में कोई बूस्ट नहीं आता। असल जो बूस्ट आता है वो बिजनेस से आता है। दुरुस्त है, लेकिन जो हमारे यहाँ तो business था ही से नहीं ना, जो ज़राअत में था ही नहीं कुछ भी। वहाँ जो 5% लगेगा वो भी एक अच्छा अमाउंट होगा, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे जो काश्तकार हैं उन पे नहीं आएगा। चंद बड़े जो काश्तकार हैं, जो शुगर मिल्स के मालिक हैं, जो जिनकी वीट मिल्स है और जो कोई मैंगो एक्सपोर्टर्स हैं, उन पे होना चाहिए, होगा, उन पे होगा, लेकिन छोटे काश्तकारों पे नहीं। छोटे काश्तकार में आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा और उससे कोई बहुत ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए फर्क आप कह रहे हैं पड़ता नज़र नहीं आ रहा। असल फ़र्क पड़ेगा ये वो लोग जो 70 लाख लोग नादरा के मुताबिक वो हैं जो जिनको लाखों रुपए का टैक्स देना चाहिए और 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते, उनको नेट में लाने का होगा। जो शॉप्सकीपर हैं, दुकानदार हैं, लाखों दुकानें हैं शहरों में, कराची से लेके, ताजरों ने हड़ताल कर दी उस हवाले से, तो उनसे टैक्स लेना पड़ेगा। अगर वो लेंगे तो वो ही बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। अनिस मंसूरी साहब, ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू हो रही है, 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह फरमा रहे हैं ज़ुबैरी साहब कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन फिर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, फिर इसका मतलब है बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आप समझते हैं कि नहीं किसी हद तक तो फ़र्क पड़ेगा और ज़ाहिर है मुल्क के लिए बेहतर है? देखिए अली, इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि जितनी भी ज़राई हमारी पैदावार है इसका कोई डेटा नहीं है। सेकंड सबसे बड़ा मसला यह है कि ये कहीं पर भी ऐसी कोई फिगर नहीं हमारे पास कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त निज़ाम भी देखें तो अगर कहा जाता है इसके पास 2000 एकड़ है, इसके पास 10,000 एकड़ है, वो 10,000 एकड़ और 2000 एकड़ भी वो तकसीम हुई होती है मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर, और उनकी जो ज़मीन की मलकियत है उस पर काफ़ी सवाल होते हैं। अब इसको पूरे को डेटा किस तरीके से कलेक्शन होगा, मैं नहीं समझता कि इतना आसान काम होगा। ना ये इतना आसान काम होगा, ना सूबे उसमें दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि सूबों की जो मेजर इस वक्त अथॉरिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम वही लोग हैं कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं। अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध में देखिए इस वक्त जो हुकूमत है और उस हुकूमत में से अक्सर का ताल्लुक जो है वो काश्तकारी के से वाबस्ता है, और उनमें असम्बलियों में बैठे में, असम्बलियों के अंदर बैठे हैं ज़ाहिर, और वो भी असम्बली में भी हैं ज़ाहिर, पंजाब में भी हैं, पंजाब में भी और हर जगह पर है। ये तो ये मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा, और ना ही मैं समझता हूँ कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये इसकी कोई भी डेटा शीट्स हमारे सामने मौजूद नहीं है, ना ही इसे रेगुलराइज़ किया गया है जगह को, ना ही हमारे पास कितनी क्रॉप होती है उसका कोई डेटा मौजूद है। सिर्फ हमारे पास ये डेटा होता है कि जनाब इतने हमारे पास गंदम आ गई, और वो भी सही फिगर नहीं होता है, सही फिगर उस पर भी नहीं होता। अच्छा जी, एक अच्छी खबर ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डॉलर्स वतन भेजने में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तरसीलात दर बढ़ने से करंट अकाउंट सरप्लस और रुपया मुस्तहकम होगा, ये एक अच्छी खबर है।
रवा माली साल की पहली छमाही में ओवरसीज़ ने 8.8 अरब डॉलर वतन भेजकर रिकॉर्ड बना दिया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा दरअसल दर के माहाना और छमाही डेटा के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सिर्फ 3 माह में IMF डील से ज़्यादा डॉलर भेजे हैं मुल्क में। सर, इसकी वजह क्या है? एक तरफ हम कह रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी तरफ इतने ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं। कुछ कह रहे थे जी खान की मोहब्बत में लोग भेजते थे, अब तो भेजेंगे नहीं। क्या हुआ ये सब? देखिए, ये PTI का बड़ा गलत प्रोपेगेंडा था कि जी जब खान ने कह दिया तो अब लोग नहीं भेजेंगे और ये जो है मसनूई तौर पर डॉलर को रोका हुआ है। ये बिल्कुल मसनूई तौर पर डॉलर को नहीं रोका हुआ। ये डॉलर और नीचे आएगा, पाकिस्तान करेंसी अब डे बाय डे ऊपर आएगी। ये मैं आपको कब से कह रहा हूँ और तब से कह रहा हूँ, तब से आ रही है। तो ये इसकी बहुत बड़ी वजह ये है, ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो पैसा भेजते हैं उससे आपका रुपया मुस्तकम होता है और आपकी जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उससे बढ़ जाते हैं और हमारे मुल्क के लोगों की माशी हालत भी उससे अच्छे होते हैं, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और $8 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। इतना IMF से आपने पता नहीं क्या क्या किया है। अगर हम इस पे थोड़ा इंसेंटिव देना शुरू कर दे गवर्नमेंट, और जिस तरह इन्होंने हुंडी हवाला पे कंट्रोल किया है, ये सबसे बड़ी वजह है। पहले हुंडी हवाला से बड़े पैसे आते थे बाहर भी। इस वक्त आप 500 पाउंड यहाँ से भेजने की कोशिश करें या वहाँ से भेजने की कोशिश करें तो वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप किसी भी XYZ कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, 4-5 कंपनियाँ हैं जो रेगुलर है जिनसे आप भेजें तो उसको करेंसी का रेट बहुत डाउन मिलता है, कमीशन इतना काट लेते हैं वो। तो लोग बैंकों के जरिए भेजते हैं, एक तो सेम डे मिल जाता है और वो रुपये का रेट भी अच्छा मिलता है। तो अब लोग पैसा बैंकों के जरिए भेजने में ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत हवाला या हुंडी। अनीस मुंतज़र साहब क्या कहेंगे? वो तो बात फिर PTI की दावा गलत निकला और 3 माह में जितना पैसा भेज दिया उतना तो IMF डील से भी ज़्यादा डॉलर मिल गए हमें। अली, इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगाई। महंगाई? बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई इसलिए है क्योंकि ये जितने भी लोग पैसे भेजते हैं ये अपने घर वालों को यहाँ पैसे भेजते हैं, ये हुकूमत को नहीं भेजते। अब मामला यह है कि जिसे $200 या $300 लोग घर पर भेजते थे, यहाँ से घर वालों ने शिकायत करना शुरू कर दी कि जनाब इस पे गुजारा मुमकिन नहीं है, जो महंगाई हो गई है। जिसकी बाइस हुआ यह है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान आप देखेंगे मुसलसल तवातुर के साथ इसमें इजाफा नज़र आता है। कोई इसकी ऐसी सॉलिड रीज़न नहीं कि यहाँ पर वो लोग सरमायाकारी कर रहे हों। सही है, यहाँ पर अब तक ये जितना भी पैसा आया, मैंने उस दिन स्टेट बैंक से भी इसकी डिटेल ली है, तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि जनाब ये जितना भी पैसा है ज़्यादातर लोगों ने अपने घर वालों के लिए भेजा है। सही, और जो घर की सब ज़रूरियात हैं। और उनका सबसे बड़ा रीज़न, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें बाहर से पैसा आया हो, स्टॉक में सरमायाकारी की गई हो, ज़मीनों में सरमायाकारी की गई हो, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्शन में की साइड पर की गई हो, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हो, कि सरमायाकारी नहीं हुई है, बल्कि सारे का सारा पैसा यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों ने अपने जो बाहर उनके बच्चे हैं या दीगर उनके जो लोग हैं उन पर प्रेशर डाला है कि जनाब हमारा यहाँ पर अमाउंट बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ाए। ये मैं आपको बहुत कंफर्म स्टेट बैंक के हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये चूँकि एक और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सहाफ़ी से मुलाकात की, ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ सहाफ़ी ने रिपोर्ट कर दिया अपने चैनल्स को, कुछ ने सोशल मीडिया पर डाली इन चीज़ों को। एक और बड़ी अहम इंटरेस्टिंग जुमला सामने आया है जो बिलावल ने अदा किया। अब चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में जुमला सामने आया तो मैंने कहा आप दोनों से राय ज़रूर ले लूँ। जहाँ उन्होंने हुकूमत जल्दी घबरा जाती है और शादी के हवाले से बात की, उन्होंने ये कहा कि आइनी तरमीम पर ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। आइनी तरमीम पर ज़मीर पर वोट, कि मेरा ज़मीर ने कहा ज़मीर जाग जाते हैं सिंध हाउस के अंदर। अच्छा। आप समझ गए ना, सिंध हाउस के अंदर ज़मीर कैसे जागते हैं। ज़मीर पे वोट वाला भी ऑप्शन हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया भी था कि कुछ लोग किसी का ज़मीर अचानक जाग जाए कि मैं PTI को क्यों कहने में मान लूँ, आपकी बात मान लूँ, मेरा ज़मीर जाग गया। आप सही कहें, बिल्कुल कह रहे हैं, ये ऑप्शन भी है हमारे पास। देखें, उनके पास है या जिसके पास भी है, अगर वो ज़मीर को जगाएंगे, जिसके पास भी बोल के आप मतनाज़ा सी बनाते हैं खबर को। देखिए, ज़मीर ऐसे ही जागता, काश किस कौम का ही ज़मीर जाग जाए यार। ज़मीर MNS का जागेगा अपने पार्टी। एक तरफ तो 18वीं तरमीम में ये बात पे लॉक लगाया गया है कि पार्टी की मर्ज़ी के बगैर आप वोट ना दें, ख़ासतौर से आइनी तरमीम पे और वज़ीर आज़म के और फाइनेंशियल बिलों पे, इन चीज़ों पे। और दूसरी तरफ अगर ये ज़मीर की आवाज़ पे करेंगे तो भाई होगा ये कि ज़मीर की आवाज़ फिर बहुत आगे तक जाएगी, फिर ये यहीं पे नहीं रुक जाएगी। इसके बाद और बहुत सी तरमीमें फिर आएंगी और उस वक्त फिर लोगों के ज़मीर जागेंगे। फिर बहुत अफसोस होगा आज की पार्टियों को जब वो अपोजिशन में बैठी हुई होंगी। तो
तो ये ज़मीर का पेरेंट्स साफ कह दिया उन्होंने कि ज़मीर के जागने के ये बजाय ऑप्शन मौजूद है हमारे अगर पास। आइन पे कायम रहा जाए तो सही है। अगर आइन में तरमीम करा लेते हैं तो ठीक है, फिर फेयर इनफ। अगर आइन में तरमीम हो जाती है और वो लागू हो जाती है और ये ऑप्शन इस्तेमाल हुआ ज़मीर जागने वाला, तो ये इस पर मैं तफसील नहीं कर सकता। हमेशा हमेशा जागा है, हमेशा जगाया गया है। क्यों नहीं, चौधरी 18वीं चौधरी तरमीम के बाद परवेज रुक गया इलाही का था। ज़मीर जाग कर बाकायदा 18वीं तरमीम के बाद 63 रुक में, गया आपको याद है 63 में जब तरमीम की गई थी उस वक्त मैं इसकी वो नहीं मानी मुखालफत गई, करता था, वो नहीं मानी तो गई। उस वक्त जो है वो नवेद भाई कहते थे नहीं ये बिल्कुल सही फैसला है। मैं नहीं कहता, कभी भी नहीं कह सकता। आपने कहा था उस जमाने कभी में, मैंने कहा देखिए जब जिस चौधरी जिस परवेज पार्टी इलाही से का आया हुआ है, था, जो शेर के निशान पे आया है वो नहीं वोट दे सकता बल्ले पे। जो भाई बल्ले से आया है, देखें, जो वो तीर हुआ का था ना निशान, जब चौधरी तो परवेज वो इलाही का नई इशू कोर्ट हुआ ने था, हटा दिया चौधरी ना। परवेज इलाही अब हटाया ना, उस वक्त आप उसकी हिमायत करते। अच्छा मैं ये मैं कहना चाह रहा बिल्कुल भी नहीं हूँ, रहा। देखिए ज़मीर जागने का सिलसिला परवेज इलाही की तो मैं कर ही नहीं सकता। देखिए ज़मीर जागने का सिलसिला हमेशा से जारी है, रहेगा, और कोई इससे फैज़याब होता रहे, सही है, या फिर कोई फाइज होता रहे, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, सही है, सिलसिला वही चलता रहेगा। नहीं तो ये अब जो ऑप्शन की उन्होंने बात की, हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद है ना, वो इस्तेमाल मैंने आपको होता बताया, नजर आ रहा है आपको। मैंने मेरा आपको सवाल ये बताया है, तो था कि हो रहा है, और वो जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके ज़मीर जाग चुके हैं, और ये ज़मीर जगाने की जो मशीन है वो यहाँ से जा चुकी है, जा चुकी। इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है ये मशीन। कब लफ्ज़ वक्त है कहना। मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूँ मशीन वहाँ मौजूद देखिए, है। मैं इल्ज़ामात लगाने से भागता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जब तक कि ऐसी चीज़ हो नहीं जाए, पॉजिटिव चीज़ को बोल देता हूँ, नेगेटिव चीज़ को रोक लेता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भाई मैं तो आपसे मेरा कह रहा हूँ, ज़मीर मुझ पे बोझ बन जाए। एक ऐसी मशीन है कि जिसके अंदर बिठाकर आप उसका ज़मीर जगाते हैं, वो मशीन इस्लामाबाद पहुंची हुई है। 4 दिन से मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात आप मान नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ 4 दिन से मशीन वहां पर लगी हुई है। इनकी राय राय नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। तो भाई फिर देख लेंगे ना, तरमीम 18 को हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर वो आप अपने अल्फाज आप देंगे। आप 19 को कर लें, चलो 20 को कर ले, नहीं 20 को इतवार होगा, तो इतवार को भी हुए लास्ट, कौन किसी से नहीं वजह से कह रहा हूँ हुए, ना। पिछली बार भी हो रहे थे। चलो देख लेंगे, ये बात भी है। देख लेंगे जी, देख लेंगे जी, देख लेंगे। क्योंकि 18 अच्छा को जी, एक बड़ा मसला ये है कि कुछ अगर साहिबान जो अगर है ना नहीं वो- हुई तो ये मशीन वाले अल्फाज अपने वापस कुछ लोग जो है ना वो कराची में होंगे, कुछ हैदराबाद में होंगे, 18 को 19 करना है। अगर ये तरमीम नहीं हो पाई तो मशीन वाले अल्फाज वापस लेंगे। कुछ 18 को, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जहाँ मशीन लगी है, ये नहीं बोलेंगे, और याद आप भी नहीं रखिएगा ये बोलेंगे, मशीन, गलत ये है। 18 को भी वो मशीन जहाँ मैं 18 का बता ये रहा बोलेंगे हूँ मशीन वहाँ पर खराब हो होंगे। गई, चल नहीं सकी है, इनको ये खराब मशीन हो का गई। ऑपरेटर जो है वो 18 को यहीं कहीं होंगे, और पीपल्स पार्टी उनका शानदार इस्तकबाल कर रही होगी। इस्तेमाल। अच्छा जी, खबर शामिल करते हैं जी प्रोग्राम के आखिर में। ख़ास तौर पर कल भी हमने बात की क्रिकेट के हवाले से। ज़ाहिर है पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस भी होता है। सर, इंग्लैंड ने बना लिए 492 रन, सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए। कल एक खिलाड़ी आउट था जब हमने बात की थी, तो नवाज़ ज़ोहरी साहब ने फरमाया था जनाब कल विकेट टर्न लेगी और पाकिस्तान जल्दी इनको आउट करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आज हुआ ये कि बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है इंग्लैंड के बैट्समैनों ने, और पाकिस्तानी बॉलर्स बेचारे बड़ी मेहनत करते रहे, नाकाम रहे। अब सिर्फ 64 रन का खसारा रह गया है। अब जनाब 3 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका, अब किस तरफ जाता नज़र आ रहा है ये पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आपको? देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि आउट कर लेगी, मैंने कहा जो टी के बाद का सेशन होगा उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि वो कोशिश करके इनको आउट करे, क्योंकि विकेट मुश्किल हो जाएगी जैसा कि लग रहा था। से पहले भी कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि विकेट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट रही और तकरीबन सबको सरप्राइज हुआ कि इतनी स्ट्रेट विकेट आपको पाकिस्तान ने बनाने की ज़रूरत क्या थी यार। जे रूट जो दुनिया का सबसे इस वक्त बेस्ट खिलाड़ी है टेस्ट क्रिकेट का, वो उनकी टीम में मौजूद है, और आप जो है ऐसी विकेटें बना रहे हैं। बहरहाल आपके तो पास आपके पास भी नसीम, तो आपके बेहतरीन बैट्समैन आपके बाबर पास- आजम है। आपके पास नसीम शाह है, शाहीन शाह आफरीदी, दुनिया के तेज तरीन 2 बॉलर जो विकेटें बहुत तेज़ी से ले रहे हैं। आपने उनके लिए कोई वो नहीं रखा। आपका स्पिनर जो आपने खिलाया 172 रन लेकिन दे ये दिए सारी उसने। बातें ये भी जहन में रखिए नाजरीन कि बहुत बड़ी सर्जरी हुई है क्रिकेट में, उसके बाद भी ये हाल है। बहुत बड़ी सर्जरी ऐसी हुई कि टीम में एक खिलाड़ी चेंज हुआ, ठीक है ना। वो इतनी बड़ी सर्जरी हुई, जो वो जितनी बड़ी सर्जरी वो ऑपरेशन करने जा रहे थे कच्चे के इलाके में, जिस तरह उन्होंने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया उसने टीम में किया। बहरहाल टीम ने बैटिंग अच्छी की। यानी आप क्या खिलाड़ियों को डाकू कह रहे हैं आप? नहीं, मैं डाकू को नहीं कर रहा, मैं जो चेयरमैन है उनकी ऑपरेशन पे तनकीद कर रहा हूँ। अब बहरहाल अभी क्रिकेट बाकी है,
हो सकता है कल विकेट अपने बिहेवियर चेंज करे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो सकती है। तो पाकिस्तानी का बिहेवियर चेंज करेंगे देखिए खिलाड़ी अगर हमारे। ये 60 रन की जगह ये इंग्लैंड कोई 100 रन की लीड ले लेता है और उसके बाद पाकिस्तान को खेलने की दावत देता है, तो और पाकिस्तान सेकंड इनिंग में अपने आप क्लैप्स होने की एक दास्तान रखता है, खुदा ना खाता है वो क्लैप्स हो जाए और 200 या 250 रन पे आउट हो जाए, तो 100-150 रन आखिरी सेशन में मुनासिब आपने बात की है, इस तरह का कुछ लग रहा है। इंग्लैंड को बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, या फिर पाकिस्तान इनको कोशिश करके जल्द आउट कर ले। आज की बॉलिंग और बैटिंग देखने के अभी बावजूद तो नहीं लग रहा कोई विकेट अपना बिहेवियर चेंज करे, कोई इस तरीके की चीज हो जाए, कोई ऐसा स्पिनर तो हमें नजर या नहीं अंपायर आया। अपने बिहेवियर चेंज कर ले। नहीं, एम्पायरिंग का टाइम तो गया, आप तो रिव्यू ले लेते हैं एम्पायरिंग जनाब देखें ये नवेद भाई अब ये बोलेंगे 1-2 दिन बाकी। पॉजिटिव बात ज्यादा करते हैं। इल्यूजन वाली कहानियां बताते हैं, अगर ऐसा हो गया यानी आप ये क्या मिसाल दे रहे हैं आप गंडापुर की बात तो नहीं करेंगे अब आप गंडापुर की बात तो मैं नहीं वही करेंगे। कह रहा हूं ना, मतलब क्रिकेट यूं में जो- हो गया तो यूं हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा था, बिहेवियर चेंज कर मैं लिया पिछले तो 3 सही दिन है। से आपको इस मैच के हवाले से ही कह रहा हूं। एक ही बात बोलते हैं, अभी 2 दिन बाकी है, 3 दिन आज दिल्ली आज आप दूरस्थ, बोलेंगे 2 दिन बाद है। दिल्ली ये दूरस्थ, आखिरी दिन सही के है, आखिरी दिल्ली ओवर में दूरस्थ। अपना देंगे जब आप मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली 5वें दूरस्थ, दिन का, मुझे तो इनकी फिर क्या फायदा? कारकर्दगी का अंदाजा है, सही है, मुझे इनकी कारकर्दगी का अंदाजा है और इनके जो सरबराह है उनकी कारकर्दगी का भी मुझे मालूम है, तो मैं जानता हूँ कि इनकी कारकर्दगी क्या है। तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई ये वो लोग हैं जो आखिर वक्त में धरना छोड़कर इधर उधर हो जाएंगे, सही है, आप चलने दीजिए इसको, ऐसे ही ऐसे मेरी कहानी तरफ चलेगी। से आज के एंड ऑफ द टुडे प्ले अभी तक टेस्ट मैच ओपन है। अभी भी ओपन कह रहे हैं आप? ओपन है। मतलब एक टीम ने सिर्फ 64 रन रह गए, सिर्फ 3 आउट हुए, हाँ ओपन है, इसमें फिर ये क्या ओपन रह गया? भाई सिर्फ 2 दिन रह गए हैं टेस्ट मैच। मजबूत पोजीशन में कौन है? मजबूत पोजीशन में इंग्लैंड है। तो फिर ओपन क्या रह गया? ओपन ये है कि कोई भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है। इनको टेस्ट क्रिकेट में आपको अब मैं क्या बोलते, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है पाकिस्तान टीम के बावजूद भी पाकिस्तान टीम वो अपने ये भी हो प्रोड्यूसर से सकता कहें है। जाए नमाज ले आए, हम दुआओं के लिए हाथ उठा देते हैं। क्रिकेट टेस्ट आप क्रिकेट में ये उनसे भी हो कह सकता दीजिए। है कि पाकिस्तान खाली 150 पाकिस्तान रन बना अगर- सके, 150 रन की लीड दे और इंग्लैंड को 150 रन में आखिरी दिन पे आउट कर ले। क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में 5वें दिन का खेल, जाए नमाज 5वें हमारे दिन के पाकिस्तानियों खेल की का आप जाए कोई नमाज भरोसा नहीं। बिछवा दीजिए, कितने जाए क्रिकेट नमाज खेली बिछवा आपने? सर दीजिए। पाकिस्तानियों का आप सर जाए सुन तो नमाज लें, बिछवा दीजिए। हमारे पाकिस्तानियों का नाज़रीन कोई भरोसा नहीं है। एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीत गए थे तो आज उसको कहते हैं यार ऐसा दोबारा जीते हैं, भुगतना पड़ रहा है हमें। आज आप कह रहे हैं कि हार क्यों रहा सर है? मेरी बात नोट कर ले, अभी 2 दिन बाकी है ना। अगर पाकिस्तान के पास अगर मगर मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप नोट कर ले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अपने पास भी लिख रहे हो। अगर अगर मगर। पाकिस्तान के पास 200 प्लस रन की भी लीड हुई इंग्लैंड के खिलाफ, आखिरी इनिंग में इंग्लैंड को बनाने हुए 220 250, तब भी मैच आखिरी दिन की विकेट का टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा इस बिहेवियर तरह होता की है। फ्लैट विकेट देखने के ये बावजूद 5वें दिन ये विकेट फ्लैट रहेगी नहीं ना। अरे तो कल का भी हम सुन रहे थे, हम आज का भी सुन रहे थे। सर अब पाकिस्तान आपकी बात हुई तब से अभी 2 दिन बाकी है। मैं तो कह चुका हूँ कि मुझे इस टीम की जो इस वक्त साख्त है, जो इसका खेलने का अंदाज है, किसी और तौर पर जिन्होंने ये मुंतखब प्रोफेशनल किया है। नहीं हाँ, किसी तौर पे ये प्रोफेशनल नहीं है, ना ये टेस्ट के लिए, ना वनडे के लिए, ना टीम भी 20 के गलत लिए। मुंतखब हुई है, आप ये कह रहे हैं, और असम्बली में जो लोग हैं वो भी ये बिल्कुल दोनों पे बात मैं कर ये दी ना नहीं आपने। आप नहीं कह रहे ये बात, सब सही हुए हैं। मेरे लिहाज से कल के दिन के आखिर तक सही तबसरा होगा। आज तक अभी टेस्ट ओपन अच्छा, है। 3 दोनों दिन से हम में सुन रहे हैं दोनों तबसरा। भाई टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का मैच है, मैं कैसे पहले दिन बोल दूं एक जी अच्छा जी, मॉर्निंग शो की पहली इनिंग तो मारूफ कंप्लीट होने मेजबान, दे। मॉर्निंग शो की मारूफ मेजबान निदा यासिर, नेदा यासिर, ठीक है। पहचान जहन में आ गया ना, हम तस्वर में ले आए आप, अच्छी बात है, फ़ौरन ले आते हैं आप। तो बहरहाल मॉर्निंग शो की होस्ट है वो, इस बात पे नाराज़ हो गई हैं कि गूगल पे जब सर्च की जाती है तो उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा आती है। ये ख़वातीन के बारे में उन कहा जाता है कि उम्र के हवाले से बड़ी उनको, सर आपको तो कोई वो नहीं है उम्र के हवाले से, जो उम्र है बता देते हैं साहब कि जी 72 साल है तो है, मतलब आपको तो उम्र का कोई मसला नहीं है, मुझे कोई उम्र का मसला नहीं, कोई उम्र कॉन्शियस नहीं है। जो है वो है। वरना मेरे बाल भी आपकी तरह काले नजर आ रहे होते, बड़ा आराम से, कोई मुश्किल थोड़ी है, सस्ता मिलता है कलर। उम्र आपकी उम्र भी कहीं अगर गूगल करें ज़्यादा लिखी नजर आए तो गुस्सा करेंगे आप? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। कोई कितनी बोलता है, कोई कितनी बोलता है। मेरी उम्र के लोग मुझे अंकल बोल देते हैं तो भी मुझे बड़ी हंसी आती है, ख़वातीन अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मतलब आप ये मसला, आपकी जो नीयत वो रहेगी, ख़वातीन कुछ भी कहें। ये असल मसला होता है बता क्यों लेडीज नहीं रहे का। सर देखिए, ये- असल मसला होता है लेडीज का। जब लेडीज की उम्र ज्यादा बताई जाए, खास तौर से जब वो 30 क्रॉस कर जाए 30 क्रॉस, और उनकी उम्र ज्यादा बताई जाए तो वो सख्त नाराज हो जाती है। तो किस तरह फिर उनको बताया जाए उनको कि कम कितने साल उम्र की है? बताया जाए कि आप तो बहुत यंग लग रही है, तो वो नाराज नहीं होंगी। तो मतलब झूठ बोलने की तरकीब दे रहे हैं अगर आप। किसी को खुश करने के लिए इसके दिन का झूठ बोल दिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्यों नहीं भाई? तो सर आपने भी खुश किया लोगों को इस तरह? बहुत दफा, माशाल्लाह जी, ये रिकॉर्ड पे रखिएगा। हाँ। बहुत सारे लोगों को खुश किया आपने सर। बिल्कुल। आप भी कर रहे हैं।
कोशिश होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप भी इसी काम में हिस्सा ले रहे हैं जो नहीं, मैं जिन बिल्कुल गाँवों नहीं। में ज़ुबैरी साहब हैं? नहीं भाई, ये ज़ुबैरी साहब इस मामले में ज़्यादा बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और वो कह भी देते हैं कि जनाब आपकी उम्र बहुत माशाल्लाह कम लग रही है। अब क्योंकि हमें उम्र का अंदाज़ा उस तरह होता नहीं है, सही है, जिस तरीके से नवेद भाई कह देते हैं। आप तो खैर बालों से आपने कहा ना पहचानते हैं आप तो। बालों से किसको पहचानते हैं? लेडी की उम्र को तो बालों से पहचान ही नहीं सकते आप। अच्छा मैंने कहा मैं शायद मेरी बताई आपने लेडीज की, नहीं, तो आप- फिर कौन सा आपकी- क्राइटेरिया आपके साथ? हाँ सर, मेरे भाई को इजाजत नहीं है घर से कोई कमिट करने की, इसलिए नहीं करते, वरना तो ये हमसे ज्यादा कमिट आपके करें। सामने खातून है तो आप अंदाजा किस तरह लगाते हैं देखते ही नहीं होंगे। कि वो चश्मा लगा लिया तो मैं बुरी देखता है ही खातून? नहीं, नहीं मैं देखता ही नहीं हूँ कि भाई मुझे क्या ये मामला आंख पाँव बंद देख के अंदाजा हो जाता है आपको? नहीं, मुझे कोई अंदाजे की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्यों चेहरे पे अंदाजा करूंगा? सलवटों की वजह से अंदाजा नहीं होता कहते है? बहन जी आप बैठ जाए, बहन जी आंखें बंद करके, ऐसे कुछ नहीं रिश्ता बनाना एक अलग बात है, लेकिन उम्र क्या सोचते हैं ना, अंदाजा लगाते हैं। नहीं, जैसे मैं- मर्दों के बारे में कहा जाता है जी बाल अगर उड़े में आपके तो कहते हैं जी बहुत उम्र रसीदा है आप। खवातीन ख्वातीन के बाल आप तो उड़ते बताते नहीं रहते हैं ना उड़ते। अक्सर ख्वातीन देखिए, ये मर्दों की प्रॉब्लम ज़्यादा है बाल उड़ना। ख्वातीन के बाल उड़ते हैं 55 क्रॉस करने के बाद, उससे पहले तो उनके बाल ऐसे होते हैं स्टाइलिश। ये भाई जो भी खातून है 55 की हैं या उससे ऊपर की हैं, इसका मतलब ज़ुबैर साहब उनकी के बगल problem तो होती उड़ है। चुके होंगे बाल। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम होती है उड़ना, उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। विक वाली खवातीन तो देखी होंगी आपने। एक वाली ख्वातीन भी देखी, आपको कैसे पता चला वीक को? सब पता लगता है, अच्छा, नजर भाई। होनी चाहिए देखने की। अच्छा। आपकी तरह मैं आंखें नहीं बंद कर लेगा। ठीक है, आंखें नहीं मुझे घर से कोई कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। घर से प्रॉब्लम नहीं है, इजाज़त मिली हुई है और जाहिर है इजाज़त मिल जाए आदमी को तो फिर आप समझदार हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। आपकी फीडबैक का हमें हमेशा की तरह रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।